Hi everyone. In this video we'll be discussing the strategy for upcoming mains. I hope आप सबका prelims अच्छा गया होगा. This time period 90 days is very important from the perspective of mains. इसीलिए सही strategy follow करनी ज़रूरी है अगर आपको interview call चाहिए. Around 15,000 बच्चे mains देंगे, उसमें से roughly 2700 would be getting interview calls. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आने वाले 90 डेज़ के लिए ताकि हमारा शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई एम पारस चिटकारा. आई हैव अपीयर्ड इन 4 UPSC CSE interviews and I have given 5 mains. All of the mains I have given with PSIR optional and I have scored 310 in PSIR. I also scored 133 in ethics. अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो अब हमारे पास हैं देखो 90 डेज़. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, लगभग 3 महीने मान लेते हैं. ठीक है, 90 डेज़ 3 महीने. तो हमें अब अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है. हमारे पास हैं टोटल 4 मेन चीज़ें. सबसे पहला है ऑप्शनल, एसए, एथिक्स और जीएस. ऑप्शनल के दोनों पेपर मिला के हो गए 500 नंबर, एसए के हो गए 250, एथिक्स अनदर 250 एंड जीएस इज 750. ठीक है, अब हमें क्या टारगेट रखना है अपना. हमें अपना टारगेट रखना है कि एथिक्स और जीएस मिला के हमारा स्कोर किसी भी तरीके से क्रॉस कर जाए 425. ठीक है, और जो ऑप्शनल का अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें इफ़ यू स्कोर समवेयर अराउंड 260 दैट इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर. एंड एसए में इफ़ यू स्कोर 120 दैट इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर. अगर इतना स्कोर कर लिया तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम द फाइनल सिलेक्शन. ठीक है, तो हमें अपना टारगेट ऐसे ही बना कर रखना है. सो अब देखते हैं इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सबसे पहले चलते हैं ऑप्शनल. अब इन 90 डेज़ में से रफली 1/3 टाइम आपको अपने ऑप्शनल को देना चाहिए. इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑप्शनल वेल दैट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू. अगर नहीं भी किया इट कैन बी डन इन 25 to 30 डेज़. ट्रस्ट मी, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था इन विच आई स्कोर 310, उसमें आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शनल के लिए एंड पहले पढ़ा भी नहीं था ऑप्शनल कभी ढंग से. फिर भी आई वॉज एबल टू मैनेज विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट अप्रोच. ठीक है, अब हर ऑप्शनल में मेरा PSIR था, वैसे ही देयर आर 4 मेन सबसेट्स ऑप्शनल में. एक पे होता है हमारा पेपर 1 और एक होता है पेपर 2. ठीक है, अब जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, इमेजिन कि आपने स्टार्ट किया पेपर 1 से, तो सबसे पहले क्या करना है, हर टॉपिक जो भी उठा रहे हो उससे पहले उस टॉपिक के PYQs देख लो. मान लो इन पॉलिटिकल साइंस देयर इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. तो मैं अगर आज शुरू कर रहा हूँ हॉब्स या लॉक, तो पहले मैं हॉब्स खोलूँगा, उसके PYQs देखूंगा, क्या क्या UPSC ने PYQs पूछे हैं, उसके बेसिस पर मैं अपने नोट से पढ़ूंगा. ठीक है, अब उन्हीं PYQ के बेसिस पर मैं बनाऊंगा अपने शॉर्ट नोट्स. इस शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, इसमें रहेंगी हमारी रेडीमेड इंट्रोडक्शन. मान लो हॉब्स लॉक पे कोई भी क्वेश्चन आया, वही इंट्रोडक्शन में उस आंसर में लिख कर आ जाऊँगा. फिर उसके साथ रहेगी उनकी कंक्लूजन और उसके बीच के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यूज़ करते हैं. तो ऐसा टारगेट करो कि एक पेज में तुम्हारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाए, उससे ज़्यादा का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब ऐसे करते करते यू हैव टू कंप्लीट पेपर 1 का पार्ट ए, फिर पार्ट बी, 2A एंड 2B. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, पहले के 2 वीक में तुम पार्ट ए और पार्ट बी ख़त्म कर लो. अब ये क्योंकि पेपर 2 बहुत डायनामिक होता है और हमारे केस में IR के साथ इंटरलिंक्ड होता है, तो आई यूजुअली यूज टू कवर इट विद GS. इट इज़ अप टू यू कैसे कवर करना है. द पॉइंट बीइंग कि इस दोनों को मिलाकर 2 वीक्स और इन दोनों को मिलाकर 2 वीक्स. ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हें देने हैं मॉक्स. अब मॉक्स कितने देने हैं ये भी बहुत ज़रूरी है. अनलिमिटेड मॉक्स और रोज़ डेली आंसर राइटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. अगर तुम्हारे पास कंटेंट, सिलेबस, वैल्यू एडिशन का कुछ है ही नहीं, तो तुम कितने भी आंसर लिख लो, इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू. ठीक है, तो ऐसा करो कि मान लो वंस यू कंप्लीट पेपर 1 ने 7 दिन में ख़त्म किया, उसके बाद उसका एक टेस्ट दे दिया, फिर 1B ख़त्म किया, उसका टेस्ट दो. ठीक है, जब ये दोनों हो जाएं, इनको रिवाइज करो एक दिन में, फिर पेपर 1 का कंबाइंड फुल लेंथ टेस्ट दो. ऐसे ही वीक 3 और 4 में पेपर 2A और 2B के लिए करो.
ठीक है। इसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज़, जो पिछले साल के टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ निकालो, उनकी टॉपर्स कॉपीज़ को एनालाइज करो कि उनके आंसर्स क्या थे और तुम्हारे आंसर्स का लेवल क्या है, ठीक है। ट्राई एंड सी कि क्या तुम अपने आंसर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और अगर उनके आंसर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो वो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, ताकि तुम्हें अपने नोट्स बनाने में कम से कम टाइम लगे। और हो सकता है कुछ टॉपर्स के नोट्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यू कैन यूज़ देम, ठीक है। तो पर्पस इज़ तुमने टॉपर्स कॉपी देखकर पता चल जाए कि यूपीएससी किस चीज़ को रिवॉर्ड कर रही है। ऑलराइट, अब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कैसे करना है हर पेपर को इंडिविजुअली। इसके बाद आता है हमारा जीएस और एथिक्स। अब एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें एथिक्स में 120 के अराउंड चाहिए ही चाहिए मार्क्स, ठीक है। अभी पिछली बार के मार्क्स के ट्रेंड्स देख लेना, 115 प्लस अगर स्कोर आया तो दैट इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर इन एथिक्स। अब एथिक्स को पढ़ने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 7 to 8 डेज, पर ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है? फॉर दिस ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट विथ PYQs। मान लो पहला टॉपिक्स है एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, फिर हमने पढ़ा एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें भी तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो पहले उसके PYQs उठा कर देखो, क्या क्या यूपीएससी ने पूछा है, उनको टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिल जाएगी, देखो एनालाइज करो कि इस सब्जेक्ट से, इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से उसने ये सब चीज़ें पूछी हैं। अब उसी के अराउंड तुम अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, और एथिक्स के शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे पास होने चाहिए डेफिनेशन, फिर होना चाहिए वैल्यू एडिशन कंटेंट। इसमें क्या आता है वैल्यू एडिशन कंटेंट में? इसमें आते हैं तुम्हारे एग्जांपल्स, और अब एग्जांपल्स एक ही तरह के नहीं चाहिए हमें चाहिए एग्जांपल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जो हमें हिस्ट्री से मिल जाएंगे, अपनी मॉडर्न एंशिएंट से। इसके अलावा माइथोलॉजी, ठीक है। अब मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आया तो तुम उसमें लिख दो कि अर्जुन इन बैटलफील्ड फेसिंग अ डिलेमा, ठीक है। एथिकल डिलेमा में भी उसका एग्जांपल यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही तुम रामायण, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सबके एग्जांपल्स अपने आंसर्स में डाल सकते हो, ठीक है। फिर चाहिए हमें IR बेस्ड एग्जांपल, सिविल सर्वेंट बेस्ड एग्जांपल, कि कौन से सिविल सर्वेंट ने कैसा बढ़िया काम किया है, दैट वी विल बी यूजिंग इन आवर केस स्टडीज एज वेल एज इन आवर स्टैटिक। ऑलराइट, इसके अलावा चाहिए कुछ डायग्राम्स। वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ फाइल ऑन आवर ग्रुप जिसमें अच्छे से अच्छे डायग्राम एग्जांपल्स एवरीथिंग इज देयर। वो फाइल सीधा उठा के रट लेना, उसी को ही अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना फॉर वैल्यू एडिशन, दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा तुम्हारे आंसर्स में कुछ होने चाहिए जुमले, जैसे मैं बोलता हूँ जुमले, ठीक है। दे आर सम गुड लाइन्स, जैसे कि वैल्यूज आर लाइक गाइडिंग स्टार्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें तुम्हारे आंसर्स में होनी चाहिए जो तुम्हारे आंसर को थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएट करेगा, और एग्जामिनर को भी देखकर तुम्हारा आंसर बढ़िया। अब इसमें कुछ कोट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि सोचो क्या हो सकती है, जैसे द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ एविल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। अब इतनी बढ़िया कोट अगर तुम अपने केस स्टडी में या कुछ अपने जस्टिफिकेशन जहाँ दिखाना होगा, स्टैंड लेना होगा, वहाँ डाल कर आ जाओगे तो उसका बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। ये सब भी यू विल बी प्रोवाइडेड विद उस फाइल में, सब कुछ है ये। फिर आता है केस स्टडीज़। अब एथिक्स में हमारा लगभग 125 मार्क्स का रहता है स्टैटिक, ठीक है, और या 130 का वो रहता है, एंड 120 की रहती हैं 6 केस स्टडीज़, हर केस स्टडी 20 मार्क्स की। अब केस स्टडीज़ और स्टैटिक में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किसको ज़्यादा टाइम देना है? केस स्टडीज़ 1 दिन या 1.5 दिन में मैक्सिमम में कवर की जा सकती हैं, इसके भी तुम्हें PYQ देखने हैं, ठीक है। और स्टैटिक को ज़्यादा टाइम दो, स्टैटिक ही तुम्हारा बेस बनाएगा केस स्टडीज़ के लिए। तुम्हारी जितनी स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतनी ही तुम्हारी केस स्टडीज़ अच्छी निकल कर आएंगी। केस स्टडीज़ के लिए देयर विल बी डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स जिनकी ज़रूरत होती है। हमने ऑलरेडी केस स्टडीज़ की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अ न्यू वीडियो, और कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि एथिक्स 6-7 लेक्चर में कैसे कवर किया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट GS1 पे, ठीक है। अब GS1 अगर हम देखें तो इसमें हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आ गया, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर
इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है बट वर्ल्ड हिस्ट्री की कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो उसमें खाली रेवोल्यूशंस पढ़ लो सारी, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, बस इससे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एंशियंट में हमारे आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, मॉडर्न से भी 2 क्वेश्चन के अराउंड आ जाते हैं, वो इन दोनों में खेलता रहता है, ठीक है। 4-5 आ जाते हैं, ये सारा हिस्ट्री का मिला के। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हमारा इंडियन सोसाइटी। इस सोसाइटी वाले पार्ट से यू कैन एक्सपेक्ट 7 to 8 क्वेश्चंस। GS1 का पेपर देखा जाए तो सोसाइटी और ज्योग्राफी ये दोनों मिलकर ही बनाएंगे, ठीक है। ये इस पे जितनी अच्छी तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी उतने ही अच्छा तुम स्कोर कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए तुम्हें चाहिए पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो तुम अपने आंसर्स में डाल पाओगे। जैसे सोसाइटी में संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट, ग्लोबलाइजेशन का अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसमें तुम मैकडोनल्डाइजेशन, ठीक है। फिर इसके अलावा तुम अच्छे से एग्जाम्पल डालोगे, जैसे ग्लोकलाइजेशन में क्या हुआ, हॉलीवुड मूवीज आने लग गई इन लोकल लैंग्वेजेस, जैसे कि स्पाइडरमैन आ गई भोजपुरी में, गुजराती में। ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे सोसाइटी के आंसर्स में दिखने चाहिए और कीवर्ड्स दिखने चाहिए, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। इसकी कंपाइलेशन भी वी हैव एंड वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। मॉडर्न तुम्हारी स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी NCERT से, और इन्वायरमेंट भी बेसिक करंट बेस्ड पूछता है, जैसे कभी कोरल रीफ से पूछ लिया या लैंडस्लाइड से पूछ लिया। लैंडस्लाइड तो फेवरेट टॉपिक है इनका। अब क्या करना है, इसमें भी तुम्हें PYQ उठा कर देखो एंशिएंट से क्या क्या पूछी है, सोसाइटी से क्या क्या पूछा है। मान लो कि हो गया हमारा टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या पूछ लिया उसने, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर पूछा कि लोकल आइडेंटिटी, ग्लोबल आइडेंटिटी जा रही है नहीं, होमोजेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑन वुमेन। तो इसके बेसिस पर तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, और उसी के बेसिस पर बनेंगे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इन शॉर्ट नोट्स को हमें रखना है अपने पास क्विक रिवीजन के लिए। जब भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, कुछ भी रिवाइज कर रहे हो, बस इन शॉर्ट नोट्स को उठाओ, रट्टा मारो और आंसर में लिख कर आओ। इसमें तुम चाहे रेडीमेड इंट्रोडक्शन हो गया, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो गया, डायग्राम्स, वैल्यू एडिशन डेटा, सब कुछ रखो और कोशिश वही करो एक टॉपिक में कवर हो जाए, एक पेज में कवर हो जाए। ऑलराइट, इसके अलावा आता है मॉक टेस्ट। अब इसमें मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि GS1 में तुम क्या ट्राई करो कि फुल लेंथ टेस्ट दो। जब ये सारा कवर हो जाए तो उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दे दो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई वीकनेस लग रही है अपनी, मान लो सोसाइटी वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा या एंशिएंट या आर्ट एंड कल्चर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या करो, मार्केट से इसका मॉक टेस्ट उठाओ, इसका मॉक टेस्ट उठाओ, उनके मॉडल आंसर्स देखो। 20 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे उनके मॉक टेस्ट से। उनके मॉडल आंसर्स को रट लो, उन्हीं को यूज़ करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। सारे टॉपर्स ऐसे ही करते हैं, मेरे कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, एंड यही सबसे छोटा और बेस्ट तरीका है इसको मेंस के लिए प्रिपेयर करने का। देयर इज़ नो पॉइंट कि तुम बैठकर 10-10 दिन तक कोई बुक पढ़ रहे हो या रट रहे हो उस बुक को, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर तुम्हें 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 2 पन्नों में या फिर 3 शीट्स में, ठीक है। तो जितना लिखना है उसी के हिसाब से पढ़ो और कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से पढ़ो। अब इसके साथ साथ GS1 में और बाकी पेपर्स में भी बताऊंगा, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। मान लो कि स्तूपा का क्वेश्चन आया तो वहाँ तुम्हारा ये डायग्राम बन जाना चाहिए। ऐसे ही मैप्स बनाकर आओ। मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का आया, उसमें तुमने इंडिया का मैप बना दिया, ककात्या डायनेस्टी का उसने पूछा तो इधर ऐसे रीजन मार्क करके दिखा दिया कि यहाँ पे थी ककात्या डायनेस्टी। तो इस शीट में इधर तुम्हारा डायग्राम आ गया और यहाँ तुम्हारा पूरा टेक्स्ट आ गया। ये सब मैप्स डायग्राम्स से ही तुम्हारे मार्क्स पड़ेंगे। अभी आने वाले दिनों में वी कैन डिस्कस एंड लुक इनटू इट कि कैसे इसको करना है एंड कैसे टॉपर्स ने भी यूज़ किया था। यू कैन लुक इनटू सम वेरी गुड टॉपर कॉपीज़, ठीक है, जिसमें की है
AIR-1 2022 की थी, ठीक है। फिर उसके अलावा दिव्या मिश्रा, इनकी कॉपी ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी कॉपीज़ हैं इनकी। इसके अलावा यू कैन रेफर विशाखा यादव की, ठीक है। अब लेट्स मूव GS2 की तरफ। GS2 में सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी। 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटी के आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। और इसमें भी वो बार बार सेम थीम्स पूछ रहे हैं, क्या जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, ठीक है। ये सारी थीम्स के ऊपर तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। एक पेज के अंडर नोट्स बनाओ इनके, जिसमें तुम्हें पता होगा कि क्या तुम इंट्रो डालोगे, क्या डेटा डाल सकते हो, फिर सरकारिया कमीशन, ARC, पुंछी कमीशन, सबकी रिकमेंडेशंस तुम्हारे पास होनी चाहिए, लॉ कमीशन ने क्या बोला है, और कुछ एग्जाम्पल्स एंड आर्टिकल्स। ये सब तुम्हारे पॉलिटी के आंसर्स में दिखना चाहिए। दिस इज द पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड पॉलिटी के लिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या करो, PYQ उठाओ और थीम्स एनालाइज करो। कौन सी कॉमन थीम्स हैं जिससे वो बार बार पूछ रहा है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर जो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है फ्रेंच, UK या फिर US। स्पीकर की पावर पूछ लिया, कंपैरिजन पूछ लिया दोनों के स्पीकर का, फिर प्रोपोर्शनल वर्सेस रिप्रेजेंटेशन का पूछ लिया, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पूछ लिया। तो ये सब चीज़ें, थीम्स तुम तभी समझ पाओगे जब तुम PYQ एनालाइज करोगे। और PYQ एनालाइज कर लिए तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा टाइम तो बच गया। उन्हीं थीम्स को तुम प्रायोरिटी दो, रटो, और उसी के बेसिस पर तुम मॉक टेस्ट लिखो। देखना वंस यू डू दिस, कितनी आसानी से मॉक्स तुम अपने आंसर कर पाओगे। वी विल ट्राई कि आने वाले दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीम्स एंड टॉपिक्स हैं उन सब पर हम वीडियो बना लें 10 से 15 मिनट की, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएं विद वैल्यू एडिशन। ऐसे ही अब गवर्नेंस के अराउंड 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें RTI, करप्शन एक्सेट्रा, सिटीजन चार्टर आ जाता है। इसमें ARC बहुत ज़रूरी है। अब ARC पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी 3 या 4 रिपोर्ट का नाम रखो, बाकी उसमें होते हैं जनरल पॉइंट्स। उन जनरल पॉइंट्स को तुम लिख कर आओ अपने आंसर्स में, ठीक है। एग्जामिनर वहाँ चेक नहीं करेगा कि वो सेकंड ARC में है या नहीं। अगर तुमने उसको रिपोर्ट का नाम भी दे दी ना, जैसे RTI, तो RTI की क्या रिपोर्ट का नाम था वो याद कर लेना, और उसमें 2-3 पॉइंट लिख दो, बस लिख दो एज पर सेकंड ARC दिस रिपोर्ट, बस दैट इज़ इट। इसी के बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। और इसमें कुछ अच्छी सी इंट्रोडक्शन याद कर लो। जैसे अगर RTI पे क्वेश्चन आया तो लिख दिया, RTI इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन एज इट सिग्नल्स अ मार्च फ्रॉम डार्कनेस ऑफ सीक्रेसी टू डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब RTI पे कोई भी क्वेश्चन आया, मैं सीधा इसी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारा टाइम बचेगा। अब यही सब चीज़ें तुम्हारी शॉर्ट नोट्स में ऐड होनी चाहिए। इसके अलावा आएंगी कुछ हमारी वैल्यू एडिशन की चीज़ें, आर्टिकल्स, रिकमेंडेशंस एक्सेट्रा। फिर सोशल जस्टिस वाला पार्ट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पूछ लेता है, पॉवर्टी, हंगर पे कुछ पूछ लेगा। इसके लिए डायग्राम लगेंगे, वो डायग्राम्स अपने नोट्स में ऐड करो। और IR से हर साल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर। बहुत इजी पार्ट है ये, डायनामिक पार्ट है IR। इसके लिए तुम मेन 365 कुछ भी मत पढ़ो उसको। PYQ उठाओ, PYQ से थीम्स एनालाइज करो, उस पर नोट्स बनाओ। पता है इसके अलावा क्या करो, इसके अलावा क्या करना, मार्केट से कोई भी IR स्पेसिफिक उनका मॉक टेस्ट आया होगा, जो IR स्पेसिफिक मॉक टेस्ट होगा उसके 20 क्वेश्चंस रट लो, दैट इज सफिशिएंट। और इसके बाद तुम फुल लेंथ मॉक दो, इसका पूरा 3 घंटे बैठ के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। उसके बेसिस पर तुम रिवर्स लर्निंग करो, ठीक है। कंप्लीट कर लिया और फिर हमने उसको रिवाइज कर लिया। अब ऐसे ही मान लो कि तुमने कभी मॉक टेस्ट दे दिया या फिर एक रैंडम मॉक टेस्ट उठा लिया, बट तुमने उसे अटेम्प्ट नहीं करना था, तो उससे देखो कि तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं, और जो नहीं आते उसको वहीं से ही रट के याद रख लो और उसको अपने नोट्स में डायरेक्टली ऐड कर दो।
अब हम चलते हैं GS3। GS3 पेपर इज़ वेरी वेरी ईजी। आई नो इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, बट ट्रस्ट मी ये सबसे ज़्यादा ईजी पेपर है पूरे हमारे GS में, एथिक्स और GS3। अब GS3 में बच्चे क्या गलती करते हैं, GS3 में वो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को क्लब करके पढ़ते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इकोनॉमी से तुम्हारे 4 क्वेश्चन बनेंगे और एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 10 मार्कर और 2 15 मार्कर, ठीक है। और इसमें थीम्स देखो कितनी सिंपल थीम्स हैं, MSP, फिर WTO पॉलिसीज़, वही थीम वो घुमा फिरा कर बार बार यूज़ कर रहा है, PDS। अब इन पे अगर तुम्हारे रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कमिटी रिकमेंडेशंस, सॉल्यूशंस बने हुए हैं तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले उसमें तुम्हें बस घुमाकर इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर कर डालना है, और ये सारी चीज़ें अपनी ऐड करके रखो शॉर्ट नोट्स में। अब इसके PS के पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स में आएगा तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे रिकमेंडेशंस, बजट में क्या बोला है वो बहुत ज़रूरी है। बजट तुमने पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बजट से उठाओ और कुछ ना कुछ चीज़ें डाल लो, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो तुम्हें पता होना चाहिए, बजट में कितना डेटा था एग्जैक्ट, पिछली बार कितना था और इस बार कितना है, वो डेटा तुम्हारे आंसर में दिखना चाहिए। और लिखे आओ एज पर बजट, यूनियन बजट, एज पर इकोनॉमिक सर्वे, एज पर एग्री सेंसस 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है या जितना भी है, वो फिगर तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी इसमें GS3 में मार्क्स आएंगे। वरना GS3 में जनरल आंसर कोई भी लिख सकता है, वो मार्क्स नहीं देगा उसके अपना। फिर इन्वायरमेंट डिजास्टर से अराउंड 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, इसमें NDMA गाइडलाइंस चाहिए हमें हर किसी की, ये यूजुअली सबके लिए सेम है, तो जनरल 4 या 5 पॉइंट्स याद रख लेना। एक निमोनिक भी बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको निमोनिक के बेसिस पर अच्छे से याद कर सकते हो। इसका निमोनिक एक बनता है डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आए उसमें इस निमोनिक के बेसिस पर तुम अपना आंसर लिख सकते हो। फिर हमारा आता है साइंस एंड टेक, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में से आते हैं 3-4 क्वेश्चन, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में तुम्हें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी PYQ उठाओ, थीम्स देखो, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें तुम्हारे लिए मेन 365 बहुत थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेन 365 इसमें इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कुछ करंट चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पिछली बार उसने पूछ लिया उसका चंद्रयान का, उससे पहले उसने किसका पूछ लिया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप का। तो करंट में क्या चल रहा है ज़्यादा उसके पास जाता है। अब आखिरी चीज़ है इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल 4 क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल सी थीम्स हैं, नक्सलिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, फिर साइबर सिक्योरिटी, एक और ऐसी 3-4 थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं। अब उसमें तुम इंट्रो, वैल्यू एडिशन, रिकमेंडेशंस, डायग्राम सब कुछ याद रखो, इनको अपने नोट्स में डालो। अब इसमें जो मॉक की पिछली स्ट्रैटेजी बताई थी पिछले वाले में, वही स्ट्रैटेजी इसमें रखो। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएं उसके बाद अटेम्प्ट अ मॉक इसका भी, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट इसका अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब इसके नोट्स बनाते हुए ये चीज़ ध्यान रखना कि या तो आंसर लिखते हुए याद रखना कि तुम्हारा आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर उसने AI पर पूछा एप्लीकेशंस, अब तुम्हें उसको एनालाइज करके 10 पॉइंट दे, उसको 4 पॉइंट लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ उसको 10 पॉइंट दो, 3-4 दिया, पॉइंट लिखा साथ में एग्जाम्पल, पॉइंट लिखा साथ में एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल डालकर उसको अपना पॉइंट सब्सटैंशिएट कर कर दिखाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पूरे GS में, और GS3 में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो AI का पूछा तो AI की एप्लीकेशन क्या है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़, बिजनेस, एनर्जी सिक्योरिटी, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी, ऐसे सारे पॉइंट्स लिख दिए, छोटा छोटा लिख दिया, फिर आगे एग्जाम्पल डाल दिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कोविड-19 की वैक्सीनेशन में, या फिर न्यू वैक्सीन, ड्रग डिस्कवरी, बोल्ड क्विट हम यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा डायग्राम्स GS3 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लो नक्सलिज्म पे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आया तो ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। फिर इकोनॉमी में कुछ उसने पूछा या एग्रीकल्चर में आया, एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन के लिए ऐसे ग्राफ बना के दिखा दिए,
फूड सब्सिडी पे तुमने ऐसे डायग्राम बना कर दिखा दिए। अब वहाँ पर हर कोई, ये देखो इन्फ्लेशन का आया तो इन्फ्लेशन में ये डायग्राम बना दो, फिलिप्स कर्व, लाफर कर्व सब पढ़े हुए हैं तुमने, बट उनको आंसर्स में दिखाना है, चाहे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। और GS3 में एक और चीज़ याद रखना, तुम्हारे आंसर से पहले होना चाहिए एक वे फॉरवर्ड, उसके बाद आएगी कंक्लूजन। उसने वे फॉरवर्ड पूछा है या नहीं पूछा, ये वे फॉरवर्ड चाहिए GS3 में तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इन डायग्राम, नोट्स, वैल्यू एडिशन को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करके रखो। ठीक है, देखो इसके अलावा स्टेइंग डिसिप्लिन्ड इन दीज 3 months इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस 3 महीने में यू स्टे डिसिप्लिन एंड फोकस ऑन इट, यू विल डेफिनेटली क्लियर मेंस। ठीक है, तो अब इस डिसिप्लिन रहने के लिए यू शुड मेक अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल लो या प्रिंट करवा लो और इसे अपने सामने चिपकाओ। आइदर पुट इट ऑन योर स्टडी टेबल या फिर अपनी दीवार पर लगाओ, जिसमें हर वीक का आपका शेड्यूल लिखा होना चाहिए कि कौन से दिन पर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। जैसे देखो मैं ये करता था कि ट्यूसडे को IR, वेडनेसडे IR, फिर उस वीक के बाद अगले दिन कौन सा टेस्ट देना है। इससे क्या रहेगा कि आपके पास एक हमेशा बर्ड्स आई व्यू या ओवरव्यू रहेगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है उस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए और उसके बाद आपको कब टेस्ट देना है। आप खुद पर एक अपने आप पर चेक रख सकते हो। यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस कि मैं डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहा हूँ या नहीं, और क्या जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अब इसमें कभी ज़रूरत पड़े तो यू कैन मोल्ड इट कि अगर इधर एक दिन में हो गया तो उसको जल्दी ख़त्म कर लिया, इसे 2 दिन देने पड़ गए कभी तो कर लिया, बट इन एनी केस इसको ज़्यादा ऑल्टर मत करना। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये दिन रख लिए रिवीजन के लिए, और लास्ट ये हो गया हमारा सिमुलेशन के लिए। ऐसा ही टाइम टेबल मेक फॉर योरसेल्फ 3 महीने का कि क्या करना है, कितने वीक में ख़त्म करना है, कौन सा सब्जेक्ट और कब कौन सा टेस्ट देना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे डिसिप्लिन एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब इसके बाद देखेंगे हम एसे। लास्ट आ गया हमारा एसे के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है वो देख लो। एसे के लिए आपको चाहिए एनेक्डोट्स जो आप इंट्रो कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो या फिर अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए यूज़ करोगे। इसके बाद चाहिए आपको एग्जांपल्स। ये सभी एग्जांपल्स होने चाहिए मल्टी डायमेंशनल, चाहे वो हो पॉलिटी, हिस्ट्री। ठीक है, मान लो बुद्धिज़्म से दे दिया या बुद्धा की लाइफ से कोई एग्जांपल दे दिया। अब गांधी के एग्जांपल्स और बुद्धा के एग्जांपल काफ़ी क्लीशे हो चुके हैं, तो इसीलिए अगर आप इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स डालोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ऐसे आपका। अब जैसे पुणे का जो क्रैश हुआ उसका यू कैन कोट कि कैसे नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज़ की वजह से सोसाइटी में क्राइम्स और एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग अवर यूथ, हाउ एल्कोहल इज़ इम्पैक्टिंग अवर यूथ। तो उसका कोई टॉपिक आया अगर ऐसे में तो उससे तुम लिंक कर दिखा सकते हो, अपना पॉइंट सब्सटैंशिएट कर सकते हो। फिर चाहिए हमें कंपैरिजन, जैसे कि कोई इंडिया का कंपैरिजन कर लिया चाइना से या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से कंपैरिजन कर दिखा दिया। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप अपना पॉइंट जस्टिफाई कर सको। इसके बाद आपको क्या करना है कि रोज़ 90 डेज तक टॉपर का एसे पढ़ो। टॉपर्स के एसे निकालो, उनको देखो कैसे उन्होंने एसे लिखे हैं, इंट्रो कंक्लूजन कैसे लिखा है उन्होंने, कैसे उनका फ्लो बन रहा था एसे में। और अगर कोई अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको उठाकर अपने नोट्स बनाओ। एसे के लिए भी नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ अच्छे कंक्लूजन बनाकर रेडीमेड रख लो कि जो तुम सब थीम वाले एसे में, किसी भी थीम के एसे में यू कैन यूज़ दोज कंक्लूजन्स। फिर आती है हमारी कोट्स, जैसे अभी पीछे एथिक्स के लिए बताई थी ना कोट्स, वैसे ही एसे के लिए भी कोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए या फिर नेल्सन मंडेला हो गए, कोई अच्छी कोट्स आपके पास होनी चाहिए, बी इट ऑन एजुकेशन, एम्पावरमेंट, वुमेन एट्सेट्रा, ऐसी, या फिर कोई जनरलिस्टिक कोट जो थोड़ी मोटिवेटिंग हो, उनको अपने पास रखो। अब इन कोट्स से आप क्या कर सकते हो, उससे आप नया पैराग्राफ या नई डायमेंशन खोल सकते हो। एज ए लिंकर उसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एसेज में। ठीक है, इसके बाद कुछ सब हेडिंग्स चाहिए, जैसे अगर कोई पुरानी डायमेंशन खोलनी है हिस्टोरिकल, तो
रिवाइंडिंग द क्लॉक। ठीक है, फ्रॉम सीड टू सिडार। तो हम इसमें उस चीज़ का एवोल्यूशन दिखा देंगे कि पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ और अब ऐसे हो गया। तो ये सब हेडिंग्स आपके एसे में बहुत हेल्प करेंगी। इन सब चीज़ों का कंपाइलेशन चाहिए आपके एक नोट्स में, जो आपके बनेंगे एसे के नोट्स। अब ये एक दिन में नहीं बनेंगे, विद इन अ स्पैन ऑफ 90 डेज ये नोट्स आपके इवॉल्व होते रहेंगे। और एसे से पहले इन्हीं नोट्स को रिवाइज करो, फिर जाकर एसे लिखो। ठीक है, तो टॉपर एसे पढ़ो, वीकली एक एसे लिखना है हर वीक। अब सैटरडे रखो या संडे रखो, एक एसे तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जब 2 दिन ऐसे लिख लोगे, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लिखना। ये गलती नहीं करना कि पहला एसे मैं डायरेक्टली उधर जाकर लिखूंगा। डू नॉट डू दिस मिस्टेक, प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस एसे। फिर इसके अलावा कुछ बुक्स भी आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, जैसे 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी हो गया, या फिर आप कोई स्टोरीज़ जो पर्टिकुलर बुक में दी हो उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टिंग लगे अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए, यू कैन यूज़ इट। जैसे एक बहुत ही अच्छी बुक थी, उसमें इंडिया का एवोल्यूशन दिखाया था, हाउ टेक्नोलॉजी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ऐसी बुक्स से कुछ कोट्स वगैरह सीधा निकाल कर ले आओ और लिख दो कि इस बुक में ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, या फिर इनइक्वालिटी दिखानी है तो थॉमस पिकेटी की बुक कैपिटल इन 21st सेंचुरी वो लेकर आ गए। फिर कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स के बेसिस पर थोड़ा कंटेंट रहना चाहिए, क्योंकि अभी भले ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहे हैं, बट थोड़ा हमें थीम वाइज कंटेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, वुमेन, एआई, ये 3 थीम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका भी कंटेंट आपके पास होना चाहिए। बाकी जनरल कंटेंट इसका कहाँ से मिलेगा? हमारा जीएस ही बेस रहेगा इस कंटेंट का, प्लस जो टॉपर्स ऐसे देख रहे हो वो बेस रहेगा। इसके अलावा ये कुछ कंटेंट आप और ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर एसे। इसके अलावा हम डिटेल स्ट्रैटेजी कवर करेंगे एसे की विद PYQs। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट। एक बार लेट्स सम इट अप। तो अब हमारी आगे 90 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेंस की? पहला, ऑप्शनल, इसको हमें देने हैं अराउंड 28 डेज, जिसमें हम पूरा सिलेबस विद नोट्स एंड PYQs कवर करेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। सेकेंड, एसे हम कवर करेंगे एवरी वीक एक एसे के नोट्स बनाएंगे और रोज़ एक टॉपर का एसे पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा थर्ड, एथिक्स के लिए हम 7 to 8 डेज निकाल कर रखेंगे, जिसमें हम केस स्टडीज़ और स्टैटिक पार्ट दोनों कवर करेंगे और उसके भी हम नोट्स बनाएंगे, PYQs पढ़ेंगे और फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ठीक है, अब फिर GS 1, 2, 3 को मिलाकर वी विल बी कीपिंग अराउंड 30 to 35 डेज, जिसमें हम वही सेम स्ट्रैटेजी PYQ बेस्ड, नोट्स बेस्ड एंड मॉक बेस्ड, इसके साथ साथ हम इनकी टॉपर्स कॉपी देखेंगे। दिस स्ट्रैटेजी कवर करने के बाद हम देंगे फाइनल मॉक्स, जिसे हम बोलेंगे सिमुलेटर मॉक्स या प्रैक्टिस मॉक्स। ये स्ट्रैटेजी इंश्योर करेगी कि आने वाले 90 डेज के बाद जब हम मेंस लिखने जाएं तो हमारा मेंस बहुत आसानी से लिखा जाए, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू दिस राइट इन 90 डेज यू विल श्योरली क्लियर द मेंस। ठीक है, बस अपने आप पर भरोसा रखना है, एंड इट इज़ जस्ट अबाउट 90 डेज। इन 90 डेज में पूरी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो एंड गिव योर बेस्ट। दैट इज़ वॉट आई कैन से। वी आर हेयर विद यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको लगता है कि इस चीज़ की डिस्कशन करनी है, यू कैन पिंग अस ऑन टेलीग्राम या यूट्यूब कमेंट्स में, यू कैन मेंशन इट। वी विल रिप्लाई टू यू एंड उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, वी आर हेयर विद यू इन दिस जर्नी। प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड एंड अच्छे से पढ़ो इन द कमिंग 90 डेज। These 90 days can change your life. With this, let's end this discussion. All the best. Have a great day ahead.